नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कृषि सुधारों से किसानों को नए बाजार मिले। सरकार किसानों की आय बढ़ाने को प्रतिबद्ध। नए कृषि कानून के तहत मध्य प्रदेश में होशंगाबाद की एसडीएम अदालत ने एक निजी कंपनी को अनुबंध पर खेती करने वाले किसानों से उनकी उपज खरीदने का आदेश दिया। प्रधानमंत्री आज शाम वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। देश में कोविड महामारी से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94.89% हुई। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, चिकित्सा शिक्षा के सर्वोच्च मानदंड सुनिश्चित करना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। दोपहर समाचार में नईम अख्तर के साथ मैं नवीन सक्सेना। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री ने देश में कोविड-19 महामारी के कारण उतार चढ़ाव के बावजूद आर्थिक सुधारों की गति पर प्रसन्नता व्यक्त की है। आज नई दिल्ली में भारतीय उद्योग और वाणिज्य मंडल परिसंघ फिक्की की 93वीं वार्षिक आम बैठक में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आर्थिक संकेतकों से नई आशाएं जगी हैं और देश ने संकट के इस दौर में बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने कहा कि इसका श्रेय उद्यमियों, नौजवानों, किसानों और सभी आम भारतीयों को दिया जा सकता है। आज जो इकोनॉमी के इंडिकेटर्स हैं, वो उत्साह बढ़ाने वाले हैं, हौसला बढ़ाने वाले हैं। संकट के समय देश ने जो सीखा है, उसने भविष्य के संकल्पों को और दृढ़ किया है और निश्चित तौर पर इसका बहुत बड़ा श्रेय भारत के एंटरप्रेन्योर्स को जाता है, भारत की युवा पीढ़ी को जाता है, भारत के किसानों को जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज ग्रामीण भारत में जबरदस्त बदलाव हो रहे हैं और इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों की संख्या ग्रामीण इलाकों में शहरी क्षेत्रों के मुकाबले कहीं अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि देश के आधे से अधिक स्टार्टअप्स दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हैं। श्री मोदी ने कहा कि सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने और उन्हें अधिक खुशहाल बनाने के लिए कई कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि आज किसान अपनी उपज को मंडियों के साथ साथ उनके बाहर भी दे सकते हैं और डिजिटल मंच के जरिए भी कृषि पदार्थों की बिक्री की जा सकती है। आज भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर पहले से कहीं अधिक वाइब्रेंट हुआ है। आज भारत के किसानों के पास अपनी फसल मंडियों के साथ ही बाहर भी बेचने का विकल्प है। आज भारत में मंडियों का आधुनिकीकरण तो हो ही रहा है। किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फसल खरीदने बेचने का भी विकल्प दिया है। इन सारे प्रयासों का लक्ष्य यही है कि किसानों की आय बढ़े, देश का किसान समृद्ध हो। जब देश का किसान समृद्ध होगा तो देश भी समृद्ध होगा। श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक महामारी के दौर में देश ने अपने ज्यादातर नागरिकों की रक्षा करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। उन्होंने कहा कि भारत ने इस दौरान देश भर में लोगों की जीवन रक्षा के कार्य को प्राथमिकता दी और महामारी से निपटने के लिए कई अभूतपूर्व कदम उठाए। अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को बचा ले जाता है, उस देश की बाकी सारी व्यवस्थाएं उतनी ही तेजी के साथ रिबाउंड करने की ताकत रखती है। इस महामारी के समय भारत ने अपने नागरिकों के जीवन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी, ज्यादा से ज्यादा लोगों का जीवन बचाया और आज इसका नतीजा देश भी देख रहा है, दुनिया भी देख रही है। श्री मोदी ने कहा कि विदेशी निवेशकों ने कोविड के प्रकोप के दौरान भारत में रिकॉर्ड निवेश किया। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान देश में उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद बनाने की सोच पर आधारित है और इससे भारतीय उद्योग वैश्विक प्रतिस्पर्धा के योग्य बन सकेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि सभी पक्ष अपनी पूरी क्षमता और प्रतिभा का उपयोग करें और देश के विकास में भरपूर योगदान के प्रयास करें। उन्होंने कहा कि भारत में पिछले 6 वर्षों से यही हो रहा है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व में सबसे कम कॉरपोरेट कर वाले देशों में से एक है और यहां कर मूल्यांकन और अपील के मामलों में करदाताओं और अधिकारियों के बीच सीधे संपर्क की आवश्यकता नहीं रह गई है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में दुनिया की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष बैंक अंतरंग प्रणाली काम कर रही है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में बड़ी तारीफ हुई है। उन्होंने कहा कि दुनिया के अन्य देशों से अलग भारत कोविड महामारी के दौर में अपनी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के जरिए गरीबों और जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता देने में सफल रहा। देश में हर महीने 4 लाख करोड़ रुपए लागत के लेन देन यूपीआई के माध्यम से हो रहे हैं और इसमें रोजाना नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश के ग्रामीण इलाकों में भी छोटे व्यापारी भी डिजिटल लेन देन करने लगे हैं। किसानों के फायदे के लिए उठाए गए एक बड़े कदम के तहत मध्य प्रदेश में होशंगाबाद की एसडीएम अदालत ने नई कृषि नीति के तहत एक निजी कंपनी को अनुबंध पर खेती करने वाले किसानों से उनकी उपज खरीदने का आदेश दिया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। देश का संभवतः यह पहला मामला है जहां कृषि सुधार कानूनों के बाद त्वरित प्रशासनिक कार्यवाही कर किसानों को न्याय मिला है। एसडीएम पिपरिया नितिन टाले ने बताया कि किसानों से अनुबंध के बावजूद फॉर्च्यून राइस लिमिटेड दिल्ली द्वारा धान की खरीदी नहीं किए जाने के प्रकरण में जिला प्रशासन द्वारा यह कार्यवाही की गई है। नवीन कृषि कानून, किसान सशक्तिकरण और संरक्षण अनुबंध मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम 2020 के प्रावधान अनुसार यह कार्यवाही की गई है। नए कृषक कानून का प्रयोग करते हुए कृषकों को अनुबंध अनुसार उच्चतम बाजार मूल्य की राशि उपलब्ध कराई गई है। इस फैसले से किसान खुश हैं। कंपनी द्वारा कॉन्ट्रैक्ट के बावजूद फसल की खरीदी नहीं किए जाने से किसानों को पहले आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता था, लेकिन अब कृषि सुधार कानून के बाद इस तरह की प्रशासनिक कार्यवाही से किसानों के अधिकार सुरक्षित दिखाई दे रहे हैं। पूजा पिवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। सरकार ने हाथ से बनाए गए पारंपरिक खिलौनों को गुणवत्ता नियंत्रण आदेश से छूट दे दी है। ये छूट अगले साल 1 जनवरी से उपलब्ध होगी। खिलौनों की बिक्री और निर्यात के लिए भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए केंद्र सरकार के उद्योग और आंतरिक व्यापार प्रोत्साहन विभाग ने एक व्यापक कार्य योजना तैयार की है। ये छूट उन हस्तशिल्पियों को मिलेगी जो हस्तशिल्प आयुक्त के कार्यालय से पंजीकृत होंगे। इन्हें भारतीय मानक ब्यूरो के मानक चिन्ह के उपयोग से छूट होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए। एक मौसम कदर है, सब किसान बीमा कराए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। पेरिस समझौते के 5 साल पूरा होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम जलवायु शिखर सम्मेलन 2020 को संबोधित करेंगे। संयुक्त राष्ट्र, ब्रिटेन तथा फ्रांस, चिली और इटली के सहयोग से इस शिखर सम्मेलन की संयुक्त रूप से मेजबानी कर रहे हैं। ये सम्मेलन नेताओं को पेरिस समझौते के तहत नई महत्वाकांक्षी प्रतिबद्धताओं की घोषणा करने का एक मंच प्रदान करेगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेश, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। भारत ने कहा है कि पिछले 6 महीनों में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की कार्रवाई शांति और सद्भावना सुनिश्चित करने के द्विपक्षीय समझौतों का उल्लंघन है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि पिछले 6 महीनों से बनी स्थिति चीन की कार्रवाई का परिणाम है। चीन ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति एक तरफा बदलने का प्रयास किया है।
उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों को सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सद्भावना बनाए रखने के लिए 1993 और 1996 में किए गए समझौतों समेत विभिन्न द्विपक्षीय समझौतों का कड़ाई से पालन करने की जरूरत है। प्रवक्ता ने कहा कि भारत द्विपक्षीय समझौतों का पूरी ईमानदारी के साथ पालन करता रहा है और सीमा मुद्दे को बातचीत के जरिए सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत और उज्बेकिस्तान ने विभिन्न क्षेत्रों में 9 समझौतों और सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें सौर ऊर्जा, डिजिटल प्रौद्योगिकी और उच्च प्रभावी सामुदायिक विकास परियोजना क्षेत्र शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव के बीच कल वर्चुअल शिखर बैठक के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच डॉलर क्रेडिट लाइन समझौता, भारत के केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड तथा स्टेट कस्टम कमेटी ऑफ उज्बेकिस्तान के बीच राष्ट्रीय सीमा पर वस्तुओं के पहुंचने से पहले सूचना का आदान प्रदान भी शामिल है। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी और उज्बेकिस्तान के आंतरिक मामलों के मंत्रालय के अकादमी तथा भारतीय जनसंचार संस्थान और पत्रकारिता विश्वविद्यालय और जनसंचार विश्वविद्यालय के बीच समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। भारत और कतर ऊर्जा क्षेत्र में कार्यबल का गठन करने पर सहमत हो गए हैं। इससे देश में ऊर्जा क्षेत्र में कतर के निवेश के लिए विशिष्ट परियोजनाओं की पहचान की जा सकेगी। कार्यबल का प्रतिनिधित्व कतर पेट्रोलियम के उपाध्यक्ष और पेट्रोलियम मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी करेंगे। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और कतर के ऊर्जा राज्य मंत्री साद शेरिदा अलकाबी के साथ टेलीफोन पर चर्चा के दौरान ये सहमति बनी। श्री प्रधान ने दोहराया कि कतर भारत के लिए एलएनजी और एलपीजी के विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता है। दक्षिण कोरिया की कंपनी सैमसंग चीन से निकलकर उत्तर प्रदेश में आ रही है। सैमसंग की इस औद्योगिक इकाई को उत्तर प्रदेश सरकार ने अनेक प्रोत्साहन देने की घोषणा की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सैमसंग डिस्प्ले नोएडा प्राइवेट लिमिटेड नाम की ये कंपनी नोएडा में 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के साथ मोबाइल और सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े उत्पाद तैयार करेगी। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कृषि सुधारों से किसानों को नए बाजार मिले, सरकार किसानों की आय बढ़ाने को प्रतिबद्ध। नए कृषि कानून के तहत मध्य प्रदेश में होशंगाबाद की एसडीएम अदालत ने एक निजी कंपनी को अनुबंध पर खेती करने वाले किसानों से उनकी उपज खरीदने का आदेश दिया। प्रधानमंत्री आज शाम वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। देश में कोविड महामारी से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94.89% हुई और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, चिकित्सा शिक्षा के सर्वोच्च मानदंड सुनिश्चित करना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश में चिकित्सा शिक्षा के सर्वोच्च मानदंड सुनिश्चित करना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। आज नई दिल्ली में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के दीक्षांत समारोह को डिजिटल तरीके से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि चिकित्सा शिक्षा स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि डॉक्टरों तथा विशेषज्ञों की शिक्षा और प्रशिक्षण की गुणवत्ता से ही देश में स्वास्थ्य सेवाओं के स्तर का निर्धारण होगा। उन्होंने सभी विद्यार्थियों को याद दिलाया कि चिकित्सा सिर्फ पेशा नहीं है बल्कि एक सेवा भी है। इस अवसर पर लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के 197 चिकित्सा स्नातकों, 129 स्नातकोत्तर विद्यार्थियों और पोस्ट डॉक्टरल स्तर के 7 शोधार्थियों को डिग्री प्रदान की गई। भारत की कोविड महामारी से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94.89% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 33,494 रोगी ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में अब तक ठीक हुए लोगों की संख्या 93,24,000 से अधिक हो गई है। इस समय इलाज करा रहे रोगियों की संख्या संक्रमण की पुष्टि वाले रोगियों के मुकाबले सिर्फ 3.66% है। देश में इलाज करा रहे रोगियों की संख्या 3,59,819 है। पिछले 24 घंटों में करीब 30,000 नए मामले दर्ज किए गए, जिससे देश में अब तक संक्रमित हुए रोगियों की संख्या 98,26,000 से अधिक हो गई है। इस समय भारत में इस महामारी से मृत्यु दर 1.45% है, जो दुनिया के अन्य देशों की अपेक्षा काफी कम है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड महामारी से 442 मौतें हुई, जिससे देश में अब तक मौत का शिकार हुए लोगों की संख्या 1,42,628 हो गई है।
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 10,65,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। इन्हें मिलाकर अब तक कुल 15 करोड़ 26 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोविड के 1,223 नए मामले सामने आए। आकाशवाणी के अहमदाबाद संवाददाता ने बताया है कि राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर में सुधार हुआ है और अब ये 92.11% हो गई है। त्रिपुरा में कोविड महामारी के रोगियों की संख्या में गिरावट का रुझान दिखाई दे रहा है। आज इलाज करा रहे रोगियों की संख्या घटकर 337 हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान संक्रमण के 21 नए मामले सामने आए और 35 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य में महामारी से एक रोगी की कल मौत हो गई, जिससे मृतकों की कुल संख्या 372 हो गई है। स्वस्थ होने की दर भी आज 97.84% हो गई। तेलंगाना में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड महामारी के 635 नए मामले सामने आए हैं और इसके साथ ही राज्य में अब तक कोरोना संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या 2,77,000 से अधिक हो गई है। कल 52,000 से अधिक कोरोना जांच की गई और 565 से अधिक मरीज ठीक हुए। राज्य में कोरोना महामारी से स्वस्थ होने की दर 96.69% हो गई है। तेलंगाना में स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 2,67,000 हो गई है। अरुणाचल प्रदेश में शुक्रवार को कोविड-19 से ठीक होने वालों की संख्या अब तक की सबसे अधिक दर्ज की गई संख्या है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग की एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि राज्य भर में 424 रोगियों को इलाज के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। अकेले राजधानी ईटानगर में 406 लोग महामारी से स्वस्थ हुए। इससे राज्य में स्वस्थ होने की दर 97.97% हो गई है। बिहार में कोविड-19 के सक्रिय रोगों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। फिलहाल राज्य के विभिन्न अस्पतालों में 5,225 मरीजों का इलाज चल रहा है। इस बीच बिहार में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 97.30% हो गई है। उधर दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोविड के 2,085 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कोविड संक्रमित लोगों की संख्या 6,06,335 हो गई है। दिल्ली सरकार ने बताया है कि अब तक 5,74,000 से अधिक लोग इस संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। राष्ट्रीय राजधानी में कोविड से अब तक 9,934 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इस समय 18,676 कोविड रोगियों का उपचार चल रहा है। आकाशवाणी से बातचीत में दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर रूपाली मलिक ने कोविड-19 से लड़ने के लिए लोगों से सावधानी बरतने को कहा है। उन्होंने मास्क पहनने और सामाजिक दूरी बनाए रखने का आग्रह किया। उन्होंने लोगों से पार्क में योग करते समय अलग-थलग रहने का अनुरोध किया। अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क पहनना बहुत ही जरूरी है। और पार्क में जाके, अगर पार्क में एक आइसोलेटेड कॉर्नर में बैठ के बाकी लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करके आप मास्क हटा के थोड़ा योगा करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। तो अगर आप एक ग्रुप में योगा करते हैं तो एक तो आप सोशल डिस्टेंस को जरूर मेंटेन करें और मास्क को लगा के ही अगर आप व्यायाम कर सकते हैं तो करें, क्योंकि अगर आप ग्रुप में हैं, इवन अगर पार्क में है, तब भी तो संक्रमण होने के चांसेस हो सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। देखते हैं हम सपने तो सिर्फ उड़ान भरने के, बाज की तरह ऊंचाइयों पर उड़ते हुए नजर चौकन्नी रखते हैं हम। सीमाओं की रक्षा हमारा लक्ष्य, हम है भारतीय वायुसेना, ऊंची उड़ानों के प्रतीक। भारतीय वायुसेना में भर्तियां 1 दिसंबर 2020 से प्रारंभ। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए careerindianairforce.cdac.in पर लॉगिन करें। असम में बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद के चुनाव में डाले गए वोटों की गणना पूरी सुरक्षा के बीच जारी है। ताजा सूचना के अनुसार यूपीपीएल 23 सीटों पर और बीपीएफ 7 सीटों पर आगे चल रही है।
भारतीय जनता पार्टी 6 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद में कुल 40 सीटें हैं। मतगणना आधी रात तक चलने की संभावना है। 2003 में बीटीएस के गठन के बाद से बीपीएफ ही इसका नेतृत्व कर रहा था। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर पुडुचेरी में मतदाता सूचियों में विशेष संशोधन किया गया है। ये संशोधन 1 जनवरी 2021 को निर्धारित आधार तिथि मानकर किया गया है। महाराष्ट्र के चुनाव आयुक्त यूपीएस मदान ने घोषणा की है कि 14,234 ग्राम पंचायतों के चुनाव 15 जनवरी को होंगे। स्थानीय निकाय चुनाव मुंबई शहर और मुंबई उपनगर जिलों को छोड़कर 34 जिलों में कराए जाएंगे। इसके साथ ही चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। वोटों की गिनती 18 जनवरी को होगी। नामांकन पत्र 23 दिसंबर से 30 दिसंबर तक भरे जा सकेंगे, जबकि नामांकन पत्रों की जांच 31 दिसंबर को होगी। 4 जनवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। राज्य के चुनाव आयुक्त ने कहा कि 1,566 ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव इस वर्ष 31 मार्च को होने थे, जो कोविड महामारी के कारण स्थगित कर दिए गए थे। उन्होंने कहा कि उन ग्राम पंचायतों के चुनाव भी 15 जनवरी को होंगे, जिनका कार्यकाल इस महीने समाप्त हो रहा है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग वर्ष की प्रमुख झलकियों की वार्षिक श्रृंखला ईयर एंडर 2020 प्रस्तुत कर रहा है। कोविड महामारी इस साल की सबसे बड़ी खबर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रखर नेतृत्व में भारत ने इस महामारी से निपटने में कारगर ढंग से संघर्ष किया है। कोविड महामारी का मुकाबला करने में आयुर्वेद और योग जैसी परंपरागत उपचार प्रणालियों की भी भूमिका रही है। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। जब कोविड-19 महामारी ने दुनिया को घेर लिया तो सभी देशों की सरकारों और चिकित्सा विशेषज्ञों ने इस घातक बीमारी से निपटने के प्रभावी उपाय खोजने के प्रयास शुरू कर दिए। भारत में भी आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों के साथ साथ आयुर्वेद और योग जैसी पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों की मदद से कोरोना वायरस से निपटने के प्रयास किए जा रहे हैं। इन पारंपरिक दवाओं ने कोविड-19 महामारी के दौरान लोगों की प्रतिरक्षा को बढ़ाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई, वो भी ऐसे समय में जब इस बीमारी से निपटने के लिए कोई भी प्रभावी टीका मौजूद नहीं था। कोविड बीमारी से ठीक हो चुके दिल्ली में रहने वाले सुमित कुमार झा ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए कहा, 22 नवंबर को मैं कोरोना से संक्रमित हो गया। मुझे ऐसे लगा जैसा मेरा गला बिल्कुल जाम हो गया है। उसके बाद मैंने 3 कार्यों को किया। सबसे पहला गिलोय वाला काढ़ा, जिसमें अदरक, दालचीनी, लौंग, इलायची ये सब भी मिलाई जाती है। दूसरा हल्दी वाला दूध, जो मुझे सुबह और शाम एक नियत समय पर मिल जाता था। और तीसरा पानी को गर्म करके उसमें थोड़ी सी विक्स मिलाकर उससे भाप लेना। इन 3 कार्यों को मैंने निरंतर किया और आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। सरकार आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों और पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों के एकीकरण के लिए कई कदम उठा रही है। साथ ही परीक्षण किए जा चुके पारंपरिक चिकित्सा उत्पादों और प्रणालियों के वैज्ञानिक सत्यापन की दिशा में भी काम किया जा रहा है। इसके अलावा सरकार देश भर में 1,50,000 स्वास्थ्य व कल्याण केंद्र स्थापित करने के लिए काम कर रही है, जिनमें से 12,500 आयुष कल्याण केंद्र पूरी तरह से आयुर्वेद को समर्पित होंगे। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आज अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस है। ये दिन स्वास्थ्य से सुविधाओं को हर किसी की पहुंच के दायरे में लाने की आवश्यकताओं के बारे में लोगों और संस्थाओं को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस अवसर पर आयोजित एक समारोह की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी के मद्देनजर इस वर्ष का विषय है सबके लिए स्वास्थ्य, सबको सुरक्षा। श्री हर्षवर्धन ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में और अधिक निवेश की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी को देखते हुए मजबूत स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था और जरूरी हो गई है। देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी आईएमए से आज 325 कैडेट्स पास आउट होकर थल सेना में शामिल हुए। 9 मित्र देशों के 70 कैडेट भी आज यहां से पास आउट हुए। थल सेना के उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल सतिंदर कुमार सैनी ने दीक्षांत परेड में सलामी ली। इस आयोजन में समारोह की गरिमा को बनाए रखते हुए कोविड संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश का पालन किया गया। महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय विभाग ने राज्य के लाखों दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराने की एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार कर ली है। इसके अंतर्गत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार के 80वें जन्मदिन पर दिव्यांगजनों को डिजिटल तरीके से ये उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। महाराष्ट्र के विकलांग कल्याण आयुक्तालय के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों के लिए विभिन्न उपकरण निःशुल्क प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र सिस्टम फॉर हेल्थ एंड रिहैबिलिटेशन असिस्टेंस अर्थात महाशरत मंच बनाया गया है।
कई आधुनिक उपकरण दिव्यांगों को सामान्य व्यक्तियों की तरह जीवन जीने में मदद करते हैं। दूसरी ओर कई लोग, संगठन, निजी कंपनियां, उद्योजक और अन्य लोग दिव्यांगों को इस तरह के उपकरण उपलब्ध कराने के इच्छुक होते हैं। महाशरत मंच ऐसे दाताओं को जरूरतमंद दिव्यांगों तक पहुंचाने में सहायता करेगा। जरूरतमंद लोग आज से ही पोर्टल पर पंजीकरण शुरू कर सकते हैं। राज्य के जरूरतमंद विकलांगों और विभिन्न सामाजिक समूहों को साथ लाने वाली ये एक अनोखी पहल है। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने कल बेंगलुरु में उर्वरक का उत्पादन करने वाली मशीन भूसिरी और मृदा परीक्षण उपकरण भूमित्र का अनावरण किया। इन्हें कृषि वैज्ञानिक नागराज हेगड़े ने तैयार किया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य के कृषि विभाग द्वारा इन दोनों उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे खेत में पराली को जलाने से बचा जा सकेगा और इसका उपयोग जैविक खेती के लिए किया जा सकेगा। एक अनूठी पहल के तहत छत्तीसगढ़ पुलिस और समर्पण कर चुके माओवादियों के समूह ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र के सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र का जनजातीय बोली गोंडी में अनुवाद किया है। इस पहल से राज्य के नक्सल प्रभावित इलाकों में मानवाधिकारों के बारे में लोगों को जागरूक करने में मदद मिलेगी। दंतेवाड़ा जिले के पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने बताया कि नक्सल प्रभावित जिले में पहली बार मानवाधिकार दिवस मनाया गया। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह हल्की वर्षा हुई। न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई में आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने के आसार हैं। चेन्नई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। तापमान 22 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में कोहरा और बादल छाए रहेंगे। तापमान 16 डिग्री सेल्सियस से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। श्रीनगर में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा होगी। तापमान 1 डिग्री और अधिकतम 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने के आसार हैं। जम्मू में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम तापमान 21 डिग्री रहेगा। शहर में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा होगी। लेह में शाम या रात को बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 0 से 7 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान लगभग 6 डिग्री सेल्सियस रहेगा। गिलगित में आज हल्की बारिश होगी। तापमान 2 डिग्री और 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मुजफ्फराबाद में आमतौर से बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना है। तापमान 4 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। गुवाहाटी में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर और लाहौल स्पीति के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ गिरी है, जबकि राजधानी शिमला और अन्य इलाकों में बारिश हुई है। लाहौल स्पीति में केलांग में 6 इंच बर्फ गिरी, जबकि रोहतांग दर्रे के आसपास करीब 1.5 फीट बर्फबारी हुई है। हिमपात के कारण लाहौल घाटी की सड़कें और मनाली केलांग मार्ग वाहनों के आने जाने के लिए बंद कर दिया गया है। मनाली, सोलंग नाला, ठुंडी, कोठी और गुलाबा में आज सुबह से ही बर्फ गिर रही है। शिमला जिले में नारकंडा और खड़ा पत्थर इलाके में हल्की बर्फबारी हुई है। राज्य के मौसम विभाग ने कल से मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। फर्जी कंपनियों, ठग कारोबारियों और सर्कुलर व्यापार से जुड़ी कंपनियों के खतरे से निपटने के लिए राजस्व विभाग ने 6 महीने से अधिक समय से जीएसटीआर 3B रिटर्न नहीं भरने के कारण इस वर्ष अक्टूबर और नवंबर में 1,63,000 से अधिक पंजीकरण रद्द कर दिए हैं। राजस्व विभाग के सूत्रों ने बताया कि जीएसटी फर्जी चालान के जरिए धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ नवंबर के दूसरे सप्ताह में राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया था। इस अभियान में 1 महीने के भीतर वस्तु और सेवा कर के खुफिया महानिदेशालय और केंद्रीय वस्तु और सेवा कर आयुक्तों ने फर्जीवाड़े के आरोप में 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट और 1 महिला सहित अब तक 132 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने देशभर में 4,586 से अधिक फर्जी जीएसटीआईएन कंपनियों के खिलाफ 1,430 मामले दर्ज किए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कृषि सुधारों से किसानों को नए बाजार मिले, सरकार किसानों की आय बढ़ाने को प्रतिबद्ध। नए कृषि कानून के तहत मध्य प्रदेश में होशंगाबाद एसडीएम अदालत ने एक निजी कंपनी को अनुबंध पर खेती करने वाले किसानों से उनकी उपज खरीदने का आदेश दिया। प्रधानमंत्री आज शाम वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। देश में कोविड महामारी से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94.89% हुई।
स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, चिकित्सा शिक्षा के सर्वोच्च मानदंड सुनिश्चित करना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।